हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा, हम एनसीईआरटी क्लास 7th की डील कर रहे थे, ओके जिसमें मैंने चैप्टर 1 और 2 आपको बता दिया था। ओके लास्ट चैप्टर में आपको पता होगा, मैं लिथोस्फीयर वगैरह के बारे में आपको बताया था। ओके अब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर मूव करते हैं, दैट इज आर चेंजिंग अर्थ। ओके थोड़ा बड़ा टॉपिक है, मैं समझ रहा हूँ, बट मैंने इसको सिंगल लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। थोड़ा लेक्चर बड़ा होगा, बट ऑफकोर्स हम पूरे टॉपिक इसमें A to Z जितनी भी चीज़ें मेंशन को मैं डिस्कस करूंगा। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर चेंजिंग अर्थ पे। ओके स्टार्ट जब आप करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या मेंशन है, दैट इज आर चेंजिंग अर्थ में, दैट इज लिथोस्फेरिक प्लेट्स। याद रखिएगा, मैंने आपको लिथोस्फीयर बताया था, आपको अगर याद होगा कि मैंने बताया था क्रस्ट है, उसके बाद मेंटल आता है, उसके बाद लास्ट में कोर आता है। जैसे लेटर सपोज ये क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है। रिमेंबर ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर बताया था। ओके सो क्रस्ट पूरा इंक्लूड करेंगे और मेंटल का जो अपर पार्ट है, जो सॉलिड है, वो भी इंक्लूड करेंगे। इसको हम कहते थे क्या, पूरा लिथोस्फीयर। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था। और ये भी मैंने बोला था जो लिथोस्फीयर है, नीचे मेंटल में याद रखिएगा एक बड़ी ही मॉल्टन मैग्मा पाया जाता है जिसको हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। रिमेंबर जो आपके बुक में तो अभी मेंशन नहीं है, बट याद है कि एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, जहां पर ये लिथोस्फीयर क्या करता है, फ्लोट करता है। तो ये आपको याद रखना, लिथोस्फीयर क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल है जो कि एस्थेनोस्फीयर में फ्लोट करता है। ओके तो ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं? अब ये लिथोस्फीयर क्या पूरे अर्थ में एक ही लिथोस्फीयर है? नहीं, लिथोस्फीयर ये प्लेट्स में डिवाइडेड है, मतलब ये ब्रेक है, मतलब अलग अलग पार्ट में। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जैसे मैंने वर्ल्ड का मैप बना रखा है, तो आप देख रहे होंगे एक ऐसे करके मैंने बना दी है, ठीक है। तो एक लिथोस्फेरिक प्लेट ये हो गई, ठीक है, एक लिथोस्फेरिक प्लेट ये हो गई। तो ऐसे करके बहुत सारी लिथोस्फेरिक प्लेट है। ऑफकोर्स अगर हम देखें तो इसके अंदर अगर हम जाएंगे, नीचे आएंगे, तो नीचे हमको एस्थेनोस्फीयर मिलेंगे। अगर इसके अंदर हम ड्रिल करेंगे और नीचे पहुंचेंगे मेंटल तक, रिमेंबर, सो हमको क्या मिलेगा, नीचे एस्थेनोस्फीयर मिलेगा, जहां पर ये लिथोस्फीयर प्लेट क्या है, ऑफकोर्स फ्लोट कर रही है। रिमेंबर तो लिथोस्फीयर में आप देख रहे हैं ओशंस भी आपको दिख रहे होंगे, कॉन्टिनेंट भी आपको दिख रहे होंगे, ऑफकोर्स ये सब उसके ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। ओके चलिए तो याद रखिएगा लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या है। याद रखिए द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन। जो लिथोस्फीयर है वो बहुत सारे पार्ट्स में ब्रोकन है, नंबर ऑफ प्लेट्स में, जिसको आप लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। ओके सो द अब ये डेफिनेशन है लिथोस्फेरिक प्लेट्स की, बहुत सिंपल सी। लिथोस्फीयर है, ब्रोकन है, नंबर ऑफ प्लेट्स में, उसको लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं। ओके लिथोस्फेरिक प्लेट्स की एक और डेफिनेशन यहां मेंशन है कि अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल, ठीक है, कोई बड़ी प्लेट्स होंगी, कोई छोटी प्लेट्स होंगी, रिजिड इररेगुलर शेप्ड प्लेट्स, ठीक है, बहुत सारी अलग अलग शेप प्लेट्स होगी। याद रखिएगा विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन फ्लोर। मैंने भी आपको बताया ओशन को, कॉन्टिनेंट को क्या करेगी वो, रिमेंबर आपको दैट इज ये याद रखना है कि ये जो लिथोस्फीयर है बहुत से पार्ट्स में डिवाइडेड है, उसको लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं, जो कि रिजिड है, स्मॉल है, लार्ज शेप्ड है, इररेगुलर शेप्ड में है, रिमेंबर, ठीक है, और कॉन्टिनेंट ओशन फ्लोर को कैरी करती है। रिमेंबर जो मैंने अभी आपको समझाया, इसको कहते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट। अब क्या लिथोस्फेरिक प्लेट कांस्टेंट है, क्या मूव नहीं करती? ऐसा नहीं है। आपके एनसीईआरटी में आगे मेंशन है कि जो प्लेट्स हैं वो मूव भी करती हैं, बट बहुत स्लो मूव करती हैं। अगर देखा जाए तो फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर, याद रखिएगा, हर साल में देखा है तो फ्यू मिलीमीटर क्या करती है, ये मूव करती है, ठीक है। अब आप सोचेंगे सर ये प्लेट्स मूव कैसे करती हैं, वो मैं आपको समझाना चाहूंगा। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा। आप एक एक्सपेरिमेंट करिए अपने घर में, ये आपके एनसीईआरटी में ही मेंशन है। एक लेटर सपोज एक पानी गर्म होता हुआ आप ऐसे लगा दीजिए गैस में, और फिर कुछ पेपर जो हैं वो फॉर एग्जांपल इसके ऊपर डालिए। रिमेंबर तो क्या होगा, जब पानी गर्म हो रहा है, रिमेंबर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सो पेपर जो रहेगा वो ऊपर आ जाएगा, रिमेंबर, ठीक है। और फिर आप देखेंगे वो पेपर ऊपर आने के बाद यहाँ पर रहेगा, रिमेंबर, और फिर उसके बाद वो इस साइड मूव कर जाएगा, रिमेंबर, साइड वाइज मूव कर जाएगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, ऐसा होता है। रिमेंबर कहने का मतलब आपको करना क्या है, एक वाटर वार्म करते हुए गैस में लगाइए, ठीक है, और वहां पर आप पेपर पैलेट डाल दीजिए, पेपर्स डाल दीजिए, कुछ पैलेट, छोटे छोटे पेपर्स, और आप देखेंगे वो पेपर अपवर्ड मूव होगा, ठीक है, वार्म लेयर ऑफ द वाटर, जैसे वार्म हो रहा है तो ऊपर मूव करेगा, और फिर आप देखेंगे क्या करेगा, वो इस साइड हम कहेंगे एक तरीके से मूव कर जाएगा, रिमेंबर, और फिर जब आप देखेंगे इस साइड मूव करेगा, फिर यहां पर आकर आप देखेंगे वो सिंक हो जाएगा, डूब जाएगा फॉर एग्जाम्पल, याद रखिएगा, एंड देन सिंक्स बैक विद द कूलर लेयर ऑफ वाटर। ऑफकोर्स देखा जाए तो इधर बहुत ज़्यादा पानी गर्म है तो इधर साइड उसको कम मिलेगा, तो यहां पर वो क्या कर जाएगा, एक तरीके से सिंक कर जाएगा। ओके तो याद रखिए ऐसी कुछ होता है अर्थ के अंदर। कहने का मतलब, चलिए बताता हूं मैं आपको होता क्या अर्थ के अंदर। मैंने अभी आपको बताया था कि आपका लिथोस्फीयर है, ये आपका लेटर सपोज पूरा मेंटल है, ठीक है, और मेंटल में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैग्मा लेयर होती है, इसको हम कहते हैं एस्थेनोस्फीयर। रिमेंबर यहां पर क्या होता है, ऑफ कोर्स इसी की तरह ये मान लीजिए वो गैस है, रिमेंबर, और लिथोस्फीयर वो आपका बर्नर था, रिमेंबर, ठीक है। अब क्या होगा, यहां पर बहुत ज्यादा हीट हो रही है, ठीक है, और ये जो हीट हो रही है, रिमेंबर, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, यहां पर क्या होता है, मेंटल में जो एस्थेनोस्फीयर जो मैग्मा है वो सर्कुलर फ्लो में इस तरह घूमता है। रिमेंबर देख सकते हैं आप, ये ऐसे करके घूम रहा है,
ठीक है, ये फिर इधर आकर इधर दब जा रहा है, आप देख रहे होंगे एक इधर साइड ऐसे एक सेल बन रही होगी जो इस साइड दब रही होगी, रिमेंबर। तो ये दो सेल आप यहाँ पर देख रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि जिस तरह पानी गर्म हुआ, जैसे ये मेंटल में याद रखिएगा, जो एस्थेनोस्फीयर है वो क्या होता है, इसमें मैग्मा जो है वो क्या होता है, वो मूव करता है, रिमेंबर, ठीक है। अब उसके मूव करने की वजह से वो कुछ इस तरह मूव कर रहा है, ऊपर की जो प्लेट्स होती हैं, रिमेंबर, याद है कि लेटर सपोज लिथोस्फीयर ऊपर है, ये ऐसे गया और फिर इसने क्या किया, इस साइड मुड़ गया, ये साइड मुड़ गया, इसके से प्लेट भी क्या करेगी, मूव कर जाएगी, रिमेंबर, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एक कन्वेक्शनल सेल, रिमेंबर। तो मतलब जो मैग्मा है एस्थेनोस्फीयर में, वो कन्वेक्शनल सेल के रूप में याद रखिएगा फ्लो करता रहता है अर्थ के अंदर, और जिसकी वजह से प्लेट्स क्या होती है, मूव करती है, रिमेंबर। तो मैं लिखा है कि मूवमेंट जो मैंने बताया आपको हर साल अगर देखा है बहुत स्लो है, फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर अगर आप देखेंगे तो लिथोस्फीरिक प्लेट्स जो हैं वो मूव करती हैं, ठीक है। और ये मूवमेंट क्यों है, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ, जो मोल्टन मैग्मा अर्थ के अंदर है वो मूव कर रहा है, इसकी वजह से ही आप देखेंगे प्लेट्स मूव करी। मैंने अभी आपको बताया किस तरह, ओके। मैंने आपको बताया लिथोस्फीयर किसके ऊपर रहता है, एस्थेनोस्फीयर के ऊपर, मैंने अभी आपको बताया। और एस्थेनोस्फीयर क्या है, मोल्टन मैग्मा, जो कि कहां पर है, मेंटल में है, रिमेंबर। और मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर, मैंने अभी आपको बताया वो एक सर्कुलर, इसको कन्वेक्शनल सेल भी कहते हैं, रिमेंबर। सर्कुलर मैनर में इस तरह मूव करता है, जिसकी वजह से प्लेट्स भी क्या होती हैं, मूव करती हैं, रिमेंबर, ठीक है। और ये मूव करती है, तो ये लिखा भी यहां पर मैंने देखिए पॉइंट लिखा हुआ है, द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सिमिलर मैनर, ये जो अभी मैंने अभी आपको एग्जांपल एक्सपेरिमेंट बताया, ठीक है। और इसको हम कन्वेक्शनल करंट मूवमेंट भी कहते हैं, रिमेंबर, जो मोल्टन मैग्मा की मूवमेंट्स है, ओके। तो ये तो था एक मैंने आपको बेसिक बताया अबाउट व्हाट, जो यहाँ पर मेंशन था प्लेट्स के बारे में, ठीक है। तो और ये जो मूवमेंट्स होती हैं प्लेट की, याद रखिएगा इतना ही बेसिक लिखा हुआ आपके में कि जिस तरह ये ऊपर मैग्मा जो है इस तरह मूव कर रहा है, रिमेंबर, ठीक है, उसकी वजह से प्लेट्स भी क्या हो रही हैं, मूव कर रही हैं। इसकी वजह से होगा क्या, द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, इसकी वजह से सर्फेस ऑफ अर्थ में चेंजेस आएंगे। ऑफकोर्स आप देखेंगे प्लेट्स मूव करेगी, ऑफकोर्स उसकी वजह से प्लेट मूव करेगी तो अर्थक्वेक जैसी एक्टिविटी भी हो सकती है, रिमेंबर, ठीक है। आप देख सकते हैं मैग्मा बाहर आ जाएगा, ठीक है, वॉल्केनिज्म भी हो सकता है, ठीक है। और भी बहुत से बिल्डिंग्स वगैरह जो होंगी उसमें भी डिस्ट्रक्शन आ सकता है, तो ऑफकोर्स है ना। और जो लेट अस सपोज यहाँ कुछ माउंटेन होगा, कुछ नए नए फॉर्मेशन फॉर्म हो सकते हैं, मतलब सर्फेस ऑफ द अर्थ में चेंजेस देखने को मिलेगा अगर प्लेट मूव करती है तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अर्थ की मैंने अभी आपको मूवमेंट बताई, ठीक है, इस मूवमेंट में तो अभी आपने देखा किससे सर्फेस ऑफ अर्थ में इसमें चेंजेस आते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया कन्वेक्शनल सेल की मूवमेंट की वजह से। अब आपके में आगे टॉपिक में क्या दिया हुआ है, द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस, मतलब ये जो अर्थ की मूवमेंट है वो कुछ फोर्सेस के अकॉर्डिंग भी डिफाइंड है, रिमेंबर। यहां पर तो मैंने आपको सीधे बता दिया कन्वेक्शनल सेल की वजह से अर्थ मूव कर रही है, बट ये सेकंड पार्ट जो आपका बोलता है कि अर्थ में जो मूवमेंट्स हो रही है, याद रखिएगा वो कुछ और वजह से भी, कुछ फोर्सेस की वजह से हो रही है। लोग कहेंगे कौन सी फोर्सेस के वजह अर्थ में मूवमेंट हो रही है, तो दो फोर्सेस हैं जिसके वजह अर्थ में मूवमेंट हो रही है। क्या कौन कौन सी, एक का एंडोजेनिक फोर्सेस और एक है एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब आप कहेंगे ये एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं, वही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक क्या होता है। याद रखिए, देखिए जेनिक मतलब होता है ओरिजिन, ठीक है, एंडो मतलब होता है इनसाइड, एक्सो मतलब होता है आउटसाइड, ठीक है। तो अगर प्लेट में याद रखिए अर्थ में कोई भी मूवमेंट होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द ओरिजिन, कुछ इनसाइड अर्थ के अंदर कुछ इनसाइड में ऐसा हुआ है इसके वजह से अर्थ में मूवमेंट हो रही है, रिमेंबर। सो इनसाइड अगर कोई मूवमेंट की वजह से, याद रखिए जिसका ओरिजिनेशन अर्थ के इनसाइड है, आप कहेंगे ऐसी कौन सी एक्टिविटी, लेट अस सपोज अर्थक्वेक हुई, ठीक है, तो अर्थ के अंदर से ही आया कि नहीं, उसके साथ में देखा अर्थ में कैसा चेंजेस आ जाएंगे, बिल्डिंग्स गिर जाएंगी, हो सकता है कुछ माउंटेन वगैरह, लैंडस्लाइड, बहुत कुछ हो सकता है, रिमेंबर, ठीक है। तो ये अर्थ के अंदर है, तो इसको कहते हैं हम एंडोजेनिक फोर्सेस, ठीक है। अब लेट अस सपोज कोई भी मूवमेंट अर्थ में होती है आउटसाइड से, रिमेंबर, किससे, आउटसाइड में। आउटसाइड जैसे हवा चल रही है, बारिश हो रही है, विंड, वाटर की वजह से, ग्लेशियर्स की वजह से, सी की वजह से, ये सब आउटसाइड चेंजेस है, रिमेंबर। इसकी वजह से याद रखिएगा अर्थ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, अर्थ में कुछ मूवमेंट्स हो रही है, याद रखिएगा उसको कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, रिमेंबर। सो एंडोजेनिक एक्सोजेनिक आप समझ गए होंगे, लिखा भी यहां पर फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर जिसमें फोर्सेस लगते हैं उसे कहते हैं एंडोजेनिक, और जो फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, याद रखिएगा उसे कहते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो ये दो टाइप के फोर्सेस हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसको और डिस्कस करते हैं। लेट अस सपोज एंडोजेनिक, मतलब यहां पर क्या मैंने बोला, जहां पे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में कुछ फोर्स लगे, तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में ऐसे कौन से फोर्स हो सकते हैं, एग्जांपल अर्थक्वेक, बिल्कुल अर्थ के अंदर अर्थक्वेक हो सकता है, वॉल्केनिज्म हो सकता है, ये सब अर्थ के अंदर फोर्सेज लग रहे हैं जिसकी वजह से एक्टिविटीज हो रही हैं। कुछ एक्सोजेनिक फोर्सेज ऑफ कोर्स जिसकी वजह से सरफेस ऑफ द अर्थ में
फोर्सेज दैट वर्क ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, सर्फेस ऑफ द अर्थ में लग रहे हो, याद रखिएगा। ऐसे फोर्सेज जैसे रिवर, विंड, इन सब की वजह से, रिमेंबर। तो इसमें भी, इसकी वजह से भी अर्थ में कुछ ना कुछ आपको अलग अलग लैंडफॉर्म्स भी देखने को मिलेंगे, अर्थ की अलग अलग, याद रखिएगा। यही पॉइंट यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेज ऑल्सो, मतलब अर्थ में जो मूवमेंट्स है वो फोर्सेज के अकॉर्डिंग भी हम डिफाइंड कर सकते हैं। ओके, एक तो मैंने अर्थ की मूवमेंट आपको बता दी थी, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कन्वेक्शनल सेल। ओके, और मतलब वो मोल्टन मैग्मा के सर्कुलर मैनर में घूमने की वजह से। और सेकंड जो मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा, अर्थ मूवमेंट जो हो रही है वो फोर्सेस की वजह से हो रही है। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। ठीक है, उससे पहले आपके एनसीईआरटी में ऐसा कुछ डायग्राम बना हुआ है, अर्थ की मूवमेंट लिखी हुई है, दो टाइप के फोर्सेस बताए गए हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस। अभी मैंने आपको बताया एंडोजेनिक मतलब अर्थ के इंटीरियर में कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं, उसे कहते हैं, उस फोर्सेस को कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस। जैसे यहां पर इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, डिफाइन आपके एनसीईआरटी में नहीं किया, बट मैं डिफाइन कर देता हूं, दैट इज सडन फोर्सेस और डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। रिमेंबर, कौन से दो फोर्सेस लिखे हो, सडन फोर्सेस और डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। याद रखिएगा, सडन मतलब ऐसी एक्टिविटीज अर्थ के इनसाइड जो एकदम सडन हो रही हो। ठीक है, रिमेंबर, जैसे कि अर्थक्वेक, वॉल्केनिज्म, लैंडस्लाइड्स, रिमेंबर ये सडन हो रही हैं, रिमेंबर। और डायस्ट्रॉफिक मतलब होता है जो स्लो मूवमेंट हो रही है, बट अर्थ के अंदर ऐसी स्लो मूवमेंट हो रही है जिसकी वजह से कुछ ना कुछ फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कि बिल्डिंग माउंटेन्स। माउंटेन्स ऐसा नहीं कि आप कल सोए और सुबह उठे तो आपको माउंटेन्स आपको दिख जाएंगे, रिमेंबर, टाइम लगता है उसमें। ठीक है, तो वो क्या है, सडन मूवमेंट नहीं, उसमें टाइम लगता है, रिमेंबर। बट अर्थ के इनसाइड ऐसी मूवमेंट हुई जिसकी वजह से माउंटेन्स फॉर एग्जांपल बन रहे हैं। तो आपने देखा एंडोजेनिक में डायस्ट्रॉफिक और सडन फोर्सेस होते हैं। ठीक है, एक्सोजेनिक फोर्सेस में ऑफकोर्स जो अर्थ के सरफेस में हो रही हो, जैसे कि अर्थ के सरफेस में इरोजन हो सकता है। ठीक है, इरोजन के साथ फिर इरोजन होने के बाद वो चीज जाके कहीं डिपॉजिट हो सकता है, तो इरोजनल और डिपोजिशनल, याद रखिएगा, एक्सोजेनिक फोर्सेस में आ जाएगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से एजेंट हो सकते हैं जो इरोजन और डिपोजिशन करेंगे, जैसे कि रिवर, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स, ये सब चीजें आती हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस में। ठीक है, इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ओके, तो वही लिखा हुआ देखिए मैं, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस नॉट सडन, स्लोली होता है। मैंने बताया ना डायस्ट्रॉफिक क्या होता है, स्लोली, जैसे बिल्डिंग माउंटेन्स, लेकिन ये भी एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से होता है, रिमेंबर। ठीक है, एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स मैंने बताया प्रोड्यूस सडन मूवमेंट, जैसे कि अर्थक्वेक, वॉल्केनिज्म, और जिसकी वजह से आप देखते हैं बहुत सारे मास डिस्ट्रक्शन भी आपको देखने को मिलता है। अर्थक्वेक आता है, आपको पता हो कितना सारा डिस्ट्रक्शन होता है, ह्यूमन लाइफ का कितना लॉस होता है। ओके, और कभी कभी आप देखते हैं बड़े स्लो मूवमेंट भी आपको देखने को मिल जाते हैं, किसमें, दैट इज एंडोजेनिक फोर्सेस में, जिसको हम क्या कहते हैं, दैट इज, रिमेंबर, दैट इज डायस्ट्रॉफिक प्रोसेस, याद रखिएगा। तो वही मैंने लिखा हो, सडन मूवमेंट भी है और स्लो मूवमेंट भी है। ठीक है, वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ डायग्राम बना था, बट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, याद रखिएगा। एंडोजेनिक फोर्सेस के मैंने एग्जांपल आपको क्या बताया, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, दैट इज वॉल्केनो। तो आपके यहाँ मेंशन क्या है, याद रखिए, सिर्फ इतना मेंशन, वॉल्केनिज्म आपको पता होगा, वॉल्केनो जब फटता है तो मैग्मा बाहर आता है। ये मैग्मा आता कहाँ से है, ये आता है आपके मेंटल से। मेंटल में एक मैंने बताया था स्टेनोस्फीयर होता है, विच इज द सोर्स ऑफ मैग्मा, याद रखिएगा। वहां से आप देख रहे होंगे मैग्मा बाहर आता है और फिर इस तरह बाहर निकलता है, रिमेंबर। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा क्रस्ट में आप देख रहे होंगे एक ऐसी लाइन टाइप का आपको दिख रहा है जिससे मैग्मा बाहर आ रहा है, इसको कहते हैं वेंट। क्या कहते हैं इसको हम, VENT, वेंट। ठीक है, और इसका जो ओपनिंग है आप देख रहे होंगे क्रेटर शेप में होगा, कुछ ऐसा करके शेप बना होगा इसका, याद रखिएगा। तो ये इसका ओपनिंग हो गया, किसका, मैग्मा का बाहर निकलने का। तो ये वेंट हो गया, याद रखिएगा, और ये हो गया आपका क्रेटर। ये तो पता होना चाहिए आपको। तो वॉल्केनो क्या है, वॉल्केनो इज द वेंट इन द अर्थ क्रस्ट, एक वेंट बना हुआ पूरे अर्थ क्रस्ट में, थ्रू विच द मोल्टन मटेरियल एरप्ट सडनली, जहां से मोल्टन मटेरियल क्या होता है, एरप्ट करके बाहर आता है, इसी को हम कहते हैं वॉल्केनो। आपके यहाँ सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन लिखी हुई है वॉल्केनो की। ओके, इसको आगे हम कमिंग लेक्चर्स में, जो हमारी अगली एनसीईआरटीज होंगी, उसमें कवर करेंगे, बट अभी वॉल्केनो में सिर्फ इतना ही मेंशन है, रिमेंबर। तो वेंट याद रखिएगा, ओपन मतलब एक तरीके से वेंट क्या है, वॉल्केनो इज अ वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच, मैंने अभी आपको बताया, जहां से मोल्टन मैग्मा क्या है, बाहर आता है। ओके, ये पूरा वेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड आपके में लिखा हुआ अर्थक्वेक। व्हाट इज अर्थक्वेक, जब ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स जो हैं, मैंने अभी आपको पढ़ाया, जो लिथोस्फीयर है बहुत से प्लेट्स में ब्रोकन है, जिसमें ओशन और कॉन्टिनेंटल दोनों ही फ्लोट करते हैं, रिमेंबर। तो ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या है, मूव करती है, रिमेंबर। ठीक है, क्यों मूव करती है मैंने अभी आपको बताया, वो जिस तरह मूवमेंट्स हो रही हैं, किसकी मूवमेंट हो रही है, दैट इज कन्वेक्शन करंट की, उसकी वजह से क्या होती है, प्लेट मूव करती है। जब ये प्लेट मूव करती है, रिमेंबर, देन सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट। ठीक है, उसकी वजह से अर्थ का सरफेस वाइब्रेट करता है, रिमेंबर, और हुज वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ। और ये जब वाइब्रेशन करता है तो बहुत सारी वेव्स निकलती हैं उस वाइब्रेशन से।
वो आपके में अभी मेंशन नहीं है, बट वेव्स मैं आगे पढ़ाऊंगा। पी वेव्स, एस वेव, एल वेव, आर वेव, याद रखिएगा। PSLR, रिमेंबर, प्राइमरी, सेकेंडरी, लव वेव्स और रेले वेव्स। ओके, ये आपके आगे आएगा, अभी मेंशन नहीं किया गया, बट ऐसी कुछ वेव्स निकलती हैं, रिमेंबर। और इन वेव्स की वजह से याद रखिएगा, इन्हीं वाइब्रेशंस की वजह से, जो ऑफ कोर्स ये वाइब्रेशन में ही वेव्स है, जिसकी वजह से क्या आपको अर्थक्वेक देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रखिए, व्हाट इज दिस अर्थक्वेक? व्हेन लिथोस्फेरिक प्लेट्स व्हाट मूव, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूसेस लॉट्स ऑफ वेव्स। याद रखिए, जिसको आप वाइब्रेशन भी कह रहे हैं, हुज वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, जिसकी वजह से आपको अर्थक्वेक का फीचर देखने को मिलेगा। और कुछ अर्थक्वेक की अगर मैं बात करूं, जहां से ओरिजिनेट होती है वाइब्रेशंस, उसको कहते हैं हम फोकस। रिमेंबर, क्या कहते हैं? फोकस, या तो आप इसको हाइपोसेंटर भी कह सकते हैं। और इसके जस्ट परपेंडिकुलर, याद रखिए, अर्थ के अंदर फोकस है, और ऊपर अगर हम सरफेस में जहां परपेंडिकुलर आपको लाइन मिल रही है, जहां पॉइंट मिल रहा होगा, इसको कहते हैं हम एपीसेंटर। रिमेंबर, मतलब फोकस जो अर्थ को कहता है, इसके जस्ट ऊपर एपीसेंटर है, फॉर एग्जांपल। तो फोकस या हाइपोसेंटर किसे कहते हैं? जहां पर, याद रखिएगा, प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। मतलब जहां पे भी अर्थक्वेक, रिमेंबर, जहां से ओरिजिनेट हो रहा है, जहां स्टार्ट हो रहा है, उसे हम फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। और एपीसेंटर किसे कहते हैं? द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस, फोकस के जस्ट ऊपर, परपेंडिकुलर के ऊपर, याद रखिएगा, जो पॉइंट आएगा उसे हम एपीसेंटर कहते हैं। रिमेंबर, तो फोकस ओरिजिनेशन वाला है, एपीसेंटर फोकस के जस्ट ऊपर है। रिमेंबर, ग्रेटेस्ट डैमेज आप देखोगे जनरली तो जहां एपीसेंटर होता है, जहां पर एपीसेंटर, लेटर सपोज यहां एपीसेंटर है, ये फोकस है आपका, यहां पर आप लोग के घर बने हुए, तो आप देखेंगे जो एपीसेंटर उसके आसपास बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा। रिमेंबर, तो ग्रेटेस्ट डैमेज आपको कहां देखने को मिलेगा? एपीसेंटर के क्लोज। रिमेंबर, ठीक है। और आप अर्थक्वेक का जो अगर आप इफेक्ट देखेंगे तो ऑफ कोर्स एपीसेंटर के पास बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, और दूर जाते जाएंगे एपीसेंटर से तो इफेक्ट क्या होता जाएगा इसका? ऑफ कोर्स डिक्रीज होता जाएगा फ्रॉम द दैट इज, अगर देखा एपीसेंटर से फोर्स क्या होता है, मतलब अगर देखे एपीसेंटर के आसपास जो होंगे उनको ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, जो एपीसेंटर दूर होंगे उन पर डिस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली डिक्रीज होता जाता है। याद रखिएगा, मतलब इतना हार्मफुल नहीं होगा जितना भी आप डिस्टेंस में जाएंगे। ऑफ कोर्स, क्योंकि जो वेव्स की स्पीड रही होगी, याद रखिएगा, है ना, जो जिस तरह वो इफेक्ट करी वो ऑफ कोर्स वीक होती है, क्योंकि इतना ज्यादा लैंड सरफेस है, उसको कवर करते करते उसका वहां पर इफेक्ट आगे देखा जाए तो कम होता जाएगा। ओके, ठीक है। आगे का देखा, अर्थक्वेक प्रिडिक्ट तो नहीं किया जा सकता, ये बहुत डिफिकल्ट है अर्थक्वेक, अभी तक उस पर बस बातें चल रही हैं, बट प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा, वरना इतने अर्थक्वेक आते रहते हैं। रिमेंबर, ठीक है, याद रखिएगा, बट आप इसको मैनेज कर सकते हैं, आप पहले से प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिससे आपका जो इंपैक्ट होगा इसका वो कम से कम होना चाहिए। कुछ नेचुरल वेज है, याद रखिएगा, जिसका अर्थक्वेक प्रिडिक्शन होता है। आप यहाँ देख रहे होंगे, मैंने एक GIF लगाया जहाँ पे बहुत सारी फिशेस जो हैं उनका बिहेवियर आप देख रहे होंगे, वो किससे एजिटेटेड हो रही हैं। ये बिहेवियर है अर्थक्वेक आने से पहले। रिमेंबर, फिशेस कुछ तरह बिहेव करती हैं, स्नेक्स जो होते हैं इस तरह कुछ सरफेस में आ जाते हैं, आप यहाँ पर देख रहे होंगे स्नेक चल रहा है। रिमेंबर, तो ऐसे करके कुछ एक्टिविटीज जो है आप जिससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। रिमेंबर, ठीक है, तो ये देख सकते हैं किस तरह अर्थक्वेक आ रहा है। ये फोकस था इसका, लेटर सपोज यहाँ से, और आप देख रहे हैं ये ओरिजिनेट हुए फोकस है, हाइपोसेंटर है, और ये उसका एपीसेंटर है। देखिए किस तरह डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, ये आपके में एनसीईआरटी मेंशन है। अर्थक्वेक प्रिपेयर, देखिए अर्थक्वेक को हम प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते, बट हाँ, क्या उसके लिए प्रिपरेशन नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं उसके लिए प्रिपरेशन। तो याद रखिएगा, वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। जब अर्थक्वेक आए तो ये आपके लिए इंटरव्यू में भी पूछा सकता है कि आप क्या करेंगे अर्थक्वेक आएगा तो। रिमेंबर, तो आपको 3 पॉइंट याद रखना है: सेफ स्पॉट, स्टे अवे फ्रॉम एंड बी प्रिपेयर्ड। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको हम अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस के अंदर भी काउंट करते हैं। जैसे अर्थक्वेक आ गया तो एकदम से क्या करोगे आप? मैं आपको बताता हूं, अगर आपका किचन होगा तो किचन का जो काउंटर होता है आप उसके नीचे छुप सकते हो, याद सेफ स्पॉट ढूंढिए, या तो टेबल और डेस्क के नीचे आप जा सकते हैं। ओके, या तो आप हमेशा घर के कॉर्नर में ना वहां पर खड़े हो जाइए। रिमेंबर, सो आपके चांसेस कम है कि आप उससे इफेक्ट होंगे। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, आप सेफ स्पॉट, जो मैंने आपको बताया, एकदम से अर्थक्वेक आ गया तो क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया वही करना है। बीच में मत खड़े हो जाना, कॉर्नर में चले जाना। ओके, अब इन चीज़ों से दूर रहना है, जैसे कि फायर प्लेसेस जो होंगी वहां से दूर रहना। रिमेंबर, चिमनी वगैरह जो होंगी, रिमेंबर, ठीक है, इन जगहों से आपको दूर रहना, वरना पता चला यहाँ पर अर्थक्वेक की वजह से आग लग जाए तो आप उसकी वजह से आपकी डेथ हो जाए। ओके, तो सेकंड, आपको पहला सेफ स्पॉट ढूंढिए, है ना, स्टे अवे रहिए इन चीज़ों से, प्लस बी प्रिपेयर्ड। कहने का मतलब इसकी अवेयरनेस, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग्स योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली। तो कोई डिजास्टर आए तो घबराइए मत। रिमेंबर, पेशेंट रखिए और ऐसे डिजास्टर्स को डील करिए। तो क्वेश्चन आपके इंटरव्यू मेंस में पूछा सकता है कि अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस के लिए क्या करना चाहिए। तो याद रखिए, सेफ स्पॉट, स्टे अवे फ्रॉम, और थर्ड पॉइंट याद रखिए, दैट इज बी प्रिपेयर्ड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2 चीज इंपॉर्टेंट है, सिस्मोग्राफ और रिक्टर स्केल। व्हाट इज दिस? सिस्मोग्राफ एक डिवाइस है, देखिए, जो अर्थक्वेक मेजर करता है, और रिक्टर स्केल एक स्केल है जो हमको बताता है किस लेवल का अर्थक्वेक आया है। कहने का मतलब, सिस्मोग्राफ क्या है? ये एक डिवाइस है, मतलब एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद अ मशीन, एक मशीन के द्वारा मेजर किया जाता है, इसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं।
और मैग्नीट्यूड मतलब किस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, रिमेंबर मतलब उसकी स्केल क्या है, मतलब उसमें कुछ नंबर्स दिए रहते हैं, उस नंबर्स के अकॉर्डिंग हम ये पता करते हैं कितने रिक्टर स्केल का भूकंप था तो कितना हार्मफुल हो सकता है। तो यार ये मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक जो होता है वो रिक्टर स्केल से मेजर किया था, मतलब रिक्टर स्केल एक स्केल है। जैसे कि उसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे अर्थक्वेक 2 या उससे कम आया है, 2 हेक्टर याद रखिएगा, 2 रिक्टर स्केल की रीडिंग 2 है या उससे कम है तो ठीक है, बहुत माइन्यूट अर्थक्वेक था। और रिक्टर स्केल में उसकी वैल्यू 5 है याद रखिएगा, सो डैमेज हो सकता है थोड़ा बहुत, रिमेंबर ठीक है। 6 या उससे ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक है, और 7 से ज्यादा है तो उसको हम मेजर अर्थक्वेक में काउंट करेंगे। ज्यादा हार्मफुल हमारे लिए मेजर अर्थक्वेक होता है, याद मेजर या तो 6 या हायर, वो भी एक हमारे लिए डिसएडवांटेज है, रिमेंबर। तो ये रिक्टर स्केल आपको इस तरह अपन उसके स्केल से मेजर कर सकते हैं, ओके। और मशीन जो है वो है कौन सी, दैट इज सेस्मोग्राफ, ओके। नेक्स्ट आप यहां देखेंगे आपके एनसीईआरटी में एक अर्थक्वेक बहुत फेमस आपको पता होगा 26 जैन 2001 में, हमेशा 26 जनवरी आप सेलिब्रेट करते हैं, उस टाइम पर गुजरात के भुज टाउन पर याद रखिएगा एक 6.9 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया था, जिसकी बारे में सब कुछ मेंशन, उसमें बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई थी। आपको भी पता है 26 जनवरी तो माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, तो उस टाइम पर आप देखा था स्कूल जो थे सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए थे, करीबन 900 से 1000 बच्चे जो हुए थे उनकी डेथ हो गई थी, ओके। तो ये आपको याद रखना, इसलिए हमको पता होना चाहिए स्कूल्स में अगर ऐसा अर्थक्वेक आता है तो किस तरह आपको कहाँ छुपना है, कहाँ जाना है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ओके। तो ये केस स्टडी आपके में दिया हुआ है, दैट इज़ वेरी इंसिडेंटल, दैट इज 26 जैन 2001 में जो हुई थी, ओके। आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्या दिया हुआ है इसके बारे में, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मेजर लैंडफॉर्म्स देखते हैं, ओके। ये अगला टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा ईजी भी है। मेजर लैंडफॉर्म्स की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो याद रखिएगा द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूअसली वन अवे बाय 2 प्रोसेसेस। याद रखिएगा, अगर मैं मेजर लैंडफॉर्म्स की बात करूं, अर्थ में अगर हम देखते हैं बहुत से लैंडफॉर्म्स हमको देखने को मिलते हैं, रिमेंबर ठीक है। तो आप जनरली देखेंगे 2 प्रोसेस की वजह से लैंडफॉर्म बनते हैं, एक है वेदरिंग और एक है इरोजन। तो आप कहेंगे सर वेदरिंग और इरोजन क्या होता है, बहुत सिंपल है, मैं आपको दिखाई दूं। वेदरिंग का मतलब क्या होता है, देखिए ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स, मतलब रॉक का सिर्फ ब्रेक होना। आप यहां पे देखिए सिर्फ ब्रेक हो गई रॉक, ठीक है, मूव नहीं करी, सिर्फ ब्रेक हो गई, रिमेंबर। तो वेदरिंग मतलब क्या हो, ब्रेकिंग हुआ, ठीक है, रॉक का ऑन अर्थ सरफेस। और क्यों होता है, बहुत टाइम से फॉर एग्जांपल पड़ी हुई है रॉक, है ना, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और बहुत टाइम से याद रखिए टेम्परेचर टाइम पीरियड बहुत टाइम से पड़ी हुई है, इसकी हीट अप हो रही होगी, रिमेंबर ठीक है, केमिकल फिजिकल बहुत से टाइप से वेदरिंग भी होती है, बट याद रखिए उसकी वजह से रॉक क्या हो गई, ब्रेक हो गई। तो अभी बेसिक आपके में लिखा हुआ है रॉक का ब्रेक होना, रिमेंबर ठीक है, ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक ऑफ द अर्थ सरफेस, रिमेंबर इसको कहते हैं वेदरिंग। अब यही वेदरिंग याद रखिएगा, लेट अस सपोज वेदरिंग हो गई, ठीक है, अब यही चीज को अगर वो चीज मूव कर जाती है, ठीक है, कैसे मूव करेगी, ऑफकोर्स कोई ना कोई एजेंट होंगे जो इसको मूव कराएंगे, एजेंट होंगे विंड, वाटर या आइस फॉर एग्जाम्पल। कहने का मतलब इट इज वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप, ठीक है। जो वेदरिंग हुई उसके बाद याद रखिएगा जो लैंडस्केप है, वो लैंडस्केप पे क्या होगा, यही जो वेदर्ड पार्टिकल हैं फॉर एग्जांपल ये मूव कर जाते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इरोजन। तो इरोजन क्या हुआ, इरोजन मटेरियल इज कैरीड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय, रिमेंबर इरोजन मटेरियल जो होगा ये आपको याद रखना है, जो इरोजन होता है इज कैरीड अवे बाय ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एटसेट्रा, मतलब बहुत से एजेंट्स इसकी वजह से क्या होता है ये मूव करता है, मतलब ये चीज मूव करेगी, ठीक है, इरोजन होगा। और फाइनली आपको पता है इरोजन होगा अगर किसी वेदरिंग के बाद इरोजन होगा, और इरोजन के बाद जाके कहीं पे डिपोजिशन भी होगा, रिमेंबर ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन, जो इरोजन होगा फिर पहले वेदरिंग होगी आपको ही पता है, उसका इरोजन होगा और फिर वो एक जगह जाके कहीं पे डिपोजिशन होगा, रिमेंबर उसके से बहुत सारे लैंडफॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ में, ठीक है। अब हम ये सरफेस ऑफ द अर्थ में जो वेरियस लैंडफॉर्म्स मिलते हैं, अलग अलग एजेंट्स हैं, अलग अलग लैंडफॉर्म्स क्रिएट करते हैं, उनको स्टडी करेंगे जो कि बहुत सिंपल है, एक एक करके मैं आपको डायग्राम के थ्रू पढ़ाता जाऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा रिवर के थ्रू कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ओके। और सबसे पहला लैंडफॉर्म जो बताने वाला वो है वाटरफॉल। आप सब लोग वाटरफॉल विजिट करते होंगे बहुत सारे, तो चलिए पहला जो रिवर के थ्रू बनता है रिमेंबर लैंडफॉर्म वो है वाटरफॉल। देखिए वाटरफॉल कैसे बनता है मैं आपको बहुत सिंपल बताता हूं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं, लेट अस सपोज ये वन जो मैं नाम दिया ये एक हार्ड रॉक है, और ये जो यहां पर देख रहे हैं नीचे वाली वो एक सॉफ्ट रॉक है, ठीक है। पानी फॉर एग्जांपल यहां से फ्लो कर रहा है, ठीक है, बहुत टाइम तक फ्लो करता है कि आप देख रहे हैं नीचे सॉफ्ट रॉक थी तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता आएगा और क्या हो जाएगा, ये यहां पर वाटरफॉल बन जाएगा। कहने का मतलब ये हार्ड रॉक थी और नीचे वाली क्या थी, सॉफ्ट रॉक थी, पानी गिर रहा था इसमें, रिमेंबर, जिसकी वजह से वाटरफॉल क्रिएट होते हैं। तो वाटरफॉल कैसे बनेंगे, ऑफ कोर्स वाटरफॉल बनेंगे व्हेन रिवर बेड चेंजेस फ्रॉम हार्ड रॉक टू सॉफ्ट रॉक। आप देखा ना रिवर बेड हार्ड रॉक पे जब ये सॉफ्ट रॉक आ गई तो फॉर एग्जांपल इस पे करते करते इसने इस तरह का होल मतलब एक तरह के डिग कर दिया, रिमेंबर। और रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप,
वो जो सॉफ्ट रॉक का रहेगा उसको इरोड करेगी, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटरफॉल। रिमेंबर, तो आई होप समझ में आओगे जब हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक पर आती है, रिमेंबर जिसके से वो याद रखना आपको, व्हेन द रिवर चेंजेस फ्रॉम हार्ड रॉक टू सॉफ्ट रॉक, और ये रिवर क्या कहती है, इरोड कर देती है लैंडस्केप को, जिसके से वाटरफॉल आपको देखने को मिलता है। रिमेंबर, आपके एनसीईआरटी में मेंशन लिखी हुई, आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। बिल्कुल, जो रनिंग वाटर है वो इरोड करती लैंडस्केप को। कैसे इरोड करेगी, लेट अस सपोज ये हार्ड रॉक थी, ठीक है, और ये सॉफ्ट रॉक थी, ठीक है, पानी ऐसे गिरता जा रहा था, ये धीरे धीरे करके इसको क्या कर देगा, गड्ढा कर देगा। रिमेंबर, और यहां पर आप देखें फिर आगे चल के कुछ इस तरह का वाटरफॉल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह, ये हार्ड रॉक थी, ये नीचे वाली सॉफ्ट रॉक रही होगी फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये आगे लिखा भी, व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल, एक स्टीप एंगल पे गिरता है, ओवर द वेरी हार्ड रॉक, हार्ड रॉक से गिरता है किसके ऊपर, ऑफ कोर्स सॉफ्ट रॉक के ऊपर। ठीक है, या और डाउन इन अ स्टीप वैली। रिमेंबर, स्टीप वैली में आप यहां पर देख रहे होंगे, या हार्ड रॉक से आप देख रहे होंगे स्टीप वैली में नीचे गिरता है। रिमेंबर, ठीक है, इसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ वाटरफॉल। तो ये वाटरफॉल की डेफिनेशन आपके में लिखी है। आई होप आपने, मैंने पिछले जो बताया वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट आपके बॉक्स में मेंशन है वो बता देता हूं। कुछ वाटरफॉल्स, बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं वर्ल्ड में। ठीक है, जैसे सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल आप देख रहे हो, कितना हाईएस्ट वाटरफॉल है, ये है आपका एंजल वाटरफॉल। आप साउथ अमेरिका में वेनेजुला में जाइए, देखिए कितने ऊपर से गिर रहा है। रिमेंबर, तो इसको कहते हैं हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड, वेनेजुला, साउथ अमेरिका में। रिमेंबर, ठीक है, एंजल वाटरफॉल जो कि वेनेजुला में है, साउथ अमेरिका में। ओके, अगला कुछ वाटरफॉल जैसे नियाग्रा वाटरफॉल, शायद आपने विजिट किया हो, कनाडा और यूएस जो नॉर्थ अमेरिका में। रिमेंबर, कनाडा यूएस उसके बीच में बड़ा ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल है, कभी हो सके तो विजिट करिएगा। ठीक है, और थर्ड जो वाटरफॉल आपके बॉक्स में मेंशन है वो है विक्टोरिया वाटरफॉल, जो कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे, जो अफ्रीका की कंट्री है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, इनके बीच में है विक्टोरिया वाटरफॉल। अगेन अ वेरी फेमस वाटरफॉल। ओके, तो ये कुछ वाटरफॉल्स हैं जो मेंशन थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। रिवर के थ्रू हमने पहला देखा वाटरफॉल। ओके, सेकंड हम बताने वाले हैं रिवर के थ्रू और क्या बनता है, वो है मिएंडर और ऑक्सबो लेक। ठीक है, व्हाट इज दिस मिएंडरिंग एंड व्हाट इज दिस ऑक्सबो लेक, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, देखिए मिएंडर का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए लेट अस सपोज, मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले मिएंडरिंग गंगा रिवर लेट अस सपोज कर रही है। ठीक है, और करती भी है, मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। देखिए, जब गंगा हिमालय से निकलती है उस टाइम उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। ठीक है, फिर वो आती है प्लेन एरिया में। ठीक है, प्लेन एरिया में अगर आप देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड से निकली और फिर ऐसे करते हुए वो बे ऑफ बंगाल तक जाती है। रिमेंबर, ठीक है, तो यहाँ पर जब वो प्लेन एरिया में आती है तो उसकी स्पीड हो जाती है स्लो। हिमालय में तो उसकी स्पीड अच्छी खासी रहती है, बट प्लेन एरिया में आके उसकी स्पीड हो जाती है थोड़ी सी स्लो। ठीक है, और यहां पर आप देखेंगे जनरली गंगा रिवर में स्लोप भी बहुत कम है, नॉर्दर्न एरिया का आप देखेंगे ज्यादा स्लोप नहीं है। ठीक है, अब लेट अस सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक फुली 90 डिग्री का स्लोप बनाता हूं, मैं पानी लेता हूं और 90 डिग्री का स्लोप है, मैंने पानी गिराया तो पानी सीधे नीचे गिरेगा कि नहीं, बिल्कुल गिरेगा, सीधे आप गिराएंगे सीधे गिर जाएगा। बट अगर मान लो मैंने एक लकड़ी के ऊपर पानी को गिराया, मतलब स्लोप पूरा 90 डिग्री बनाया, हल्का सा स्लोप दिया और पानी गिराया, तो आप देखेंगे पानी धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके जाएगा। रिमेंबर, मतलब एकदम से नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, स्ट्रेट पाथ नहीं फॉलो करेगा, धीरे धीरे इस तरह खुद ही मूव करेगा। और ये जो मूव करता है पानी इस तरह कुछ, रिमेंबर, इसको कहते हैं हम मिएंडर करना। ठीक है, ट्विस्ट एंड टर्न ऑफ द रिवर इज नोन एज मिएंडरिंग। रिमेंबर, ठीक है, तो एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न, मैंने आपको बताया स्लोप, जितना स्लोप कम होता है, जितना कम स्लोप होता है उतना ज्यादा मिएंडरिंग करती है। रिमेंबर, ये मैं आपको आगे का पॉइंट बता रहा हूं। ठीक है, और आप ऐसे लार्ज बेंड्स देखेंगे, मैंने भी लिखा भी है, स्लोप ज्यादा नहीं होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिवर कुछ इस तरह मिएंडर करती है, इस तरह कुछ मूव करती है। ठीक है, अब देखिए लेट अस सपोज रिवर कुछ इस तरह मूव कर रही है। ठीक है, अब क्या होगा, ये रिवर यहां से आई और यहां से आई, फिर देखिए यहां पर आप देखिए, यहां पर ये इसका एक तरीके से एज है, यहां पर रिवर बार बार टकराती रहेगी। ठीक है, और टकराते 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 वो इससे जुड़ जाएगी। रिमेंबर, ठीक है, मतलब ये ऐसे जुड़ जाएगा। अब पानी कैसे फ्लो करेगा, अब पानी कुछ फ्लो करेगा ऐसे, और फिर यहां से जुड़ गई है तो फिर ये देखिए ऐसे, तो मतलब ये वाला जो पार्ट है ये हो जाएगा अलग। रिमेंबर, ठीक है, और पानी का ही पार्ट था, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे ये अलग पार्ट हो जाएगा और इसको कहते हैं हम ऑक्सबो लेक। रिमेंबर, क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक। ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन, मैंने बताया ना यहां पर कंटिन्यूअस साइड में इरोजन होता रहेगा और डिपोजिशन होता रहेगा अलॉन्ग द साइड्स ऑफ मिएंडर, मैंने बताया ना आपको, जिसकी वजह से क्या होगा, ये आपस में जुड़ जाएगा और ये पानी जो है वो अलग हो जाएगा, इसको कहते हैं हम ऑक्सबो लेक। आप यहाँ पे एक जीआईएफ के थ्रू देख सकते हैं किस तरह ये बना हुआ था। ठीक है, फिर किस तरह आप देख रहे हैं ये कट गया, ये अलग ऑक्सबो लेक, देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये अलग कर देंगे। यहां पर देखिए ये वापस ये अलग हो गया, तो ये आपका ऑक्सबो लेक बन गया। ठीक है, तो ऑक्सबो लेक और रिमेंबर मिएंडरिंग दोनों ही किसका फीचर है, दैट इज अ फीचर ऑफ रिवर्स। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन क्या होता है, लेट अस सपोज रिवर इसमें फ्लो कर रही है। ठीक है, बट जब ज्यादा पानी होगा तो रिवर लेट अस सपोज
यहाँ तक से यहाँ तक फ्लो करती है, रिमेंबर ये पूरा एरिया कवर करती है, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है रिमेंबर अभी नॉर्मली नहीं है, बट जब ज्यादा पानी होता है तब कवर करती है। तो इस एरिया को हम कहते हैं, लेट अस सपोज ए बी नाम दे देता हूं, इसको कहते हैं फ्लड प्लेन। क्या कहते हैं? फ्लड प्लेन, रिमेंबर। तो व्हेन द रिवर ओवरफ्लोज, जब रिवर बैंक से ज्यादा ओवरफ्लो कर जाती है, इट लीड्स टू फ्लडिंग ऑन द नेबरहुड एरियाज। तो यही जो फ्लडिंग उसने नेबरहुड एरियाज में किया, इसको कहते हैं हम फ्लड प्लेन, रिमेंबर, ठीक है। द फ्लडिंग रिजल्ट्स इन डिपोजिशन ऑफ लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल। ऑफकोर्स जब फ्लडिंग होती है तो यहाँ पर क्या, रिवर्स में बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं, डिपोजिशन मटेरियल होते हैं, याद रखिएगा। तो फ्लडिंग रिजल्ट्स इन डिपोजिशन ऑफ लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल एंड अदर मटेरियल्स, ठीक है, जिनको हम सेडिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि रिवर से बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो वो सेडिमेंट्स लेके आती है रिवर, ठीक है, और वो सेडिमेंट्स जो होते हैं वो यहीं पर रिवर यहीं पर अपने सेडिमेंट्स को छोड़ जाती है, रिमेंबर। बहुत सारे सेडिमेंट्स इकट्ठे कर जाते हैं, रिमेंबर, ठीक है, जिसकी वजह से आप देखेंगे ये फ्लड प्लेन जो है बड़ा फर्टाइल होता है, ठीक है। और अगर ज्यादा इसके पास सेडिमेंट्स होते हैं तो कभी कभी आप देखिए ये कुछ रिवर्स के बैंक के अराउंड एक रेज्ड प्लेटफॉर्म बन जाता है। आप यहां पर देखिए डायग्राम में, ये देखिए रिवर फ्लो कर रही है, देखिए ये रेज्ड प्लेटफॉर्म बन गया है, रिमेंबर, ठीक है। ज्यादा पानी होता है, ठीक है, चला गया तो यहां पर एक हार्ड स्ट्रक्चर बना दिया इन्होंने, ठीक है। और इनको कहते हैं हम लीव्स। क्या कहते हैं इनको हम? लीव्स, रिमेंबर। तो ये कैसे बनता है? ऑफकोर्स रिवर के पास सेडिमेंट्स रहते हैं, फ्लडिंग कर करके पूरे सेडिमेंट्स यहाँ इकट्ठे करती जाती, फिर आप बाद में देखेंगे तो कुछ तरह से लीव स्ट्रक्चर बन जाएगा, रिमेंबर। सो लीव स्ट्रक्चर इज ऑल्सो ड्यू टू द व्हाट, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, बाय हुम, दैट इज बाय अ रिवर, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्लड प्लेन क्या है। रिवर नॉर्मली ये फ्लो कर रही है और ये एरिया जो इसका फ्लड प्लेन है, जब वो ओवरफ्लो करेगी और वो ओवरफ्लो करती है, सेडिमेंट्स यहाँ पर इकट्ठे करती है, नॉर्मल सेडिमेंट्स यहाँ पर रहते हैं, इसके वजह से फर्टाइल एरिया होता है ये, रिमेंबर। और यहाँ पर ये सेडिमेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे बहुत सारे, तो ऐसे कुछ रेज्ड एक बैंक बन जाता है, इसको हम लीव भी कहते हैं, ओके। नेक्स्ट जो है याद रखिएगा, अब अगला जो है डेल्टा। डेल्टा इज ऑल्सो द फीचर ऑफ दैट इज रिवर, रिमेंबर। एज द रिवर अप्रोचेस द सी, रिवर जिस तरह सी की ओर अप्रोच करती है, रिमेंबर, ठीक है, जब सी में जाने जाती है तो स्पीड रिवर की क्या होती है, बहुत स्लो हो जाती है, रिमेंबर, डिक्रीज कर जाती है। और रिवर क्या होती है, ब्रेक होना चालू हो जाती है, मतलब जैसे रिवर लेटर सपोज सी पर पहुंचने वाली है, यहीं से ब्रेक होने लगेगी। और ये जो ब्रेक रिवर्स होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्या कहते हैं? जो मेन रिवर से रिवर ब्रेक होती है उसे कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटरी, याद रखें। तो नंबर ऑफ ऐसी स्ट्रीम्स जो होती है वो बनती हैं, ठीक है। अब ये जो रिवर है, ठीक है, बिकम सो स्लो दैट इट, अब रिवर जो सी के पास आ रही है तो धीरे उनकी स्पीड बहुत स्लो होने लगती है, रिमेंबर, है ना, दैट इट बिगेन्स टू डिपॉजिट इट्स लोड। अब इनके पास बहुत सारे सेडिमेंट्स रहते हैं, जो कंकड़ पत्थर जो रिवर लेके आती है, वो सेडिमेंट्स इसको रिलीज करना है, रिमेंबर, सी के पास, ओके। और ये इतनी सारी डिस्ट्रीब्यूटरी भी बन जाती हैं, और सबका अलग अलग आप देखेंगे हर ओन माउथ, मतलब जहां पे गिरती है उसे कहते हैं माउथ ऑफ द रिवर, जहां रिवर फॉर एग्जाम्पल फॉल डाउन होती है। तो इतनी सारी डिस्ट्रीब्यूटरी बन गई है, मेन रिवर से इतनी सारी रिवर अलग हो जाती है, रिमेंबर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो अपना अलग अलग उनका खुद का माउथ बनता है। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, अलग अलग आप देख रहे हो किस तरह रिवर्स आ रही हैं, रिमेंबर, सबका अलग अलग क्या बन रहा है, माउथ बन रहा है, ओके। और क्या करती हैं, और ये बहुत सारे सेडिमेंट्स भी लेके आते हैं। अब ये सेडिमेंट्स लाके क्या करते हैं, सारा सेडिमेंट्स यहाँ पर इकट्ठा कर देते हैं, ओके। आप यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया, जिसको आप क्या कह रहे हैं, एक डेल्टा बना रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा जो है वो सुंदरबन डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र से मिलकर बनता है, ओके। तो डेल्टा क्या है? डेल्टा एक ऐसा लैंडफॉर्म है जिसको ऑफकोर्स जहां पर रिवर अपना पानी को डिस्चार्ज करिए एट द माउथ ऑफ द रिवर, याद रखिए रिवर जहां डिस्चार्ज करती है ना, बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट, बहुत से सेडिमेंट्स लाई, इसको डिपॉजिट कर दिया वहां पर, रिमेंबर। और उसकी वजह से क्या बन गया, जो रिवर कैरी करके लाई थी वो सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर दिया, उसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज डेल्टा, रिमेंबर, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आर द फीचर्स विच इज वर्क डन बाय द रिवर्स। उसमें डेल्टा पढ़ा हमने, अलग अलग चीजें मैंने आपको बता दी। अब ऐसा वर्क जो सी वेव्स बनाती हैं, बहुत आसान, इसको मैं बताता हूं बहुत जल्दी जल्दी, ठीक है। सी केव्स, पहला देखिए, लेट अस सपोज ये एक बहुत बड़ा पत्थर टाइप का, बहुत एग्जाम्पल, बहुत बड़ा पहाड़ टाइप का बना हुआ है, रिमेंबर। अब सी वेव्स यहाँ पर डेली टकरा रही हैं, ओके, बहुत टाइम तक होते होते आप यहाँ देखेंगे कुछ इस तरह, रिमेंबर, यहाँ पर जो सॉफ्ट वाली जो रॉक होगी वहाँ पर क्या होगा, कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बन जाएगा आपको। फिर आप देखिए सी वेव्स के अंदर, इसके अंदर जा भी सकते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल सी केव्स के अंदर कुछ इस तरह स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा, बिकॉज ऑफ द व्हाट, बिकॉज ऑफ दिस वेव्स, रिमेंबर। देखिए मैंने लिखा भी है, इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स गिव्स कोस्टल लैंडफॉर्म, जिसको अभी मुझे पढ़ाना है आपको, कोस्टल लैंडफॉर्म की इरोजन होता है वेव्स की वजह से, और कुछ डिपोजिशन भी होता है सी वेव्स की वजह से, दोनों बताऊंगा मैं आपको, जिसकी वजह से आपको कोस्टल लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि सी वेव्स आपको पता है कंटिन्यूस स्ट्राइक करी, फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी रॉक है उसको कंटिन्यूस स्ट्राइक करी है, स्ट्राइक करते करते क्रैक डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, और वो क्रैक बड़े और वाइडर होते जाएंगे, लार्जर और वाइडर होते जाएंगे, ओके।
अब 10 hollow like caves, ठीक है, अब ये जो hollow like caves बन गए हैं आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक्स, रिमेंबर द hollow like caves आर फॉर्म्ड ऑन द रॉक, रिमेंबर। तो ये रॉक में आप देखेंगे hollow like आप देख रहे होंगे स्ट्रक्चर बन गए हैं, ठीक है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, दैट इज सी केव्स। ओके, तो सी केव्स आप देखिए, एक व्यक्ति भी अंदर खड़ा हुआ है, ये सी केव्स बन गए, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द इरोजन आप देख रहे हैं सी वेव्स की वजह से सी केव्स बन गए, ठीक है। अब देखिए इरोजन बहुत ज्यादा हो गया, रिमेंबर, और इरोजन फॉर एग्जाम्पल इस तरह कुछ हो गया, ये एक सरफेस था पहले पूरा था, बट इरोजन करते करते आप देख रहे हैं पूरा स्ट्रक्चर बन गया, बस ये ऊपर का एक प्लेट बची हुई है, रिमेंबर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को, रिमेंबर, कि कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर, मतलब जो अभी आपने सी केस में देखा था, कुछ कैविटी देखी थी, वो इतनी बड़ी हो गई, देख सकते हैं आप, इतनी बड़ी कि बस रूफ जो है वो बस बचा हुआ, आप देख रहे हैं सिर्फ रूफ बचा हुआ है, रिमेंबर। तो इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज सी आर्चेस, रिमेंबर, क्या कहते हैं, सी आर्चेस। अब मान ली और इरोजन हुआ, रिमेंबर, ठीक है, धीरे धीरे करके ये भी खत्म हो गया, रिमेंबर, अब सिर्फ ये स्ट्रक्चर आपको दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। इसको कहते हैं स्टॉक्स, रिमेंबर, क्या कहते हैं, स्टॉक्स। मैं भी बताता हूँ आपको स्टॉक्स क्या होता है, रिमेंबर, इसको कहते हैं स्टॉक्स, ठीक है। तो देख लेते हैं स्टॉक्स क्या होता है, ठीक है। ये देखिए अब क्या हुआ, जो इरोजन रूफ था वो भी ब्रेक अवे हो गया, अब सिर्फ बचा कुछ ये स्ट्रक्चर, मैंने बताया ना, ये स्ट्रक्चर बचा। कैसे ये बचा, आप देखिए डायग्राम में फिर से, ये था, अब ये हट गया, तो सिर्फ क्या बचा, ये स्ट्रक्चर बचा कि नहीं, आपको सिर्फ यही दिखेगा कि नहीं, तो आप उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं, हम दैट इज स्टैक्स, सॉरी स्टॉक्स बोला मैं, स्टैक्स कहते हैं, ठीक है, STACKS, ओके, स्टैक्स कहते हैं। तो ये भी समझ में आ गया स्टैक्स क्या होता है, ठीक है। और अगला जो एक्टिविटी है, जो इरोजन की वजह से, सॉरी सी की वजह से जो बन रहा है, दैट इज वेव्स की वजह से, दैट इज सी क्लिफ। ये क्या है, द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर, इसको सी क्लिफ। आप देखिए वर्टिकली आप देख रहे होंगे, एक आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ओके। और ये कैसे बन गया, ये भी मैं आपको बताया था, बहुत सिंपल है, वहां पर ये सब इरोजन की वजह से ही बना, ठीक है। ये था, ये कट गया तो ये बना, जिसको स्टैक कह रहे हैं, ओके। अब ये वाला स्ट्रक्चर भी तो रह गया यहाँ पर, रिमेंबर, तो बहुत बड़ा सा एक स्ट्रक्चर होगा, रिमेंबर, तो आपको क्या दिख जाएगा, ये सी क्लिफ की तरह दिखेगा। गोवा वगैरह आप गए होंगे, साउथ गोवा में, तो फॉर एग्जांपल आप साउथ गोवा में यहाँ खड़े होकर फोटो भी खिंचाते रहते हैं, रिमेंबर, तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, रिमेंबर। तो वर्टिकली आपको सी क्लिफ कहते हैं इसको अपन, ठीक है। साउथ गोवा जाएंगे आपको सी क्लिफ बहुत सारे देखने को मिलेंगे, रिमेंबर, ठीक है। तो ये सब एक्टिविटी किसकी वजह से थी, बिकॉज ऑफ द सी वेव्स, ओके। और लास्ट जो है, सी बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आती है, या रिवर भी लेके आती है, ये भी लेके आती है, और सेडिमेंट इसको शोर में डिपॉजिट करती है, इसकी वजह से आप ये बीचेस देख पाते हैं। आई थिंक आपने बहुत जगह विजिट किया होगा बीचेस को, ओके। तो ये था आपका क्या, लैंड फॉर्म्स जो क्रिएट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द सी वेव्स, ओके। अगले हैं आइस की वजह से। आइस की वजह से क्या क्रिएट हो रहे हैं, ओके। पहले ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर क्या होता है, आप ग्लेशियर्स देखे होंगे, आई थिंक आप विजिट भी किया होगा, ग्लेशियर्स वगैरह देखे होंगे। ये एक लार्ज मास ऑफ आइस रहता है, रिमेंबर, जो कंटिन्यूसली मूव करता हुआ द लैंड सरफेस, रिमेंबर। जैसे वो लार्ज मास ऑफ आइस है, थोड़ा टेम्परेचर हुआ तो ये क्या अपना मूव करता रहता है, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस, ये जो ग्लेशियर्स हैं याद रखिएगा मूव करते हैं, ठीक है। और जब ये मूव करते हैं, और ये लैंड सरफेस है फॉर एग्जाम्पल, उसके ऊपर मूव कर रहे हैं, ठीक है। और जब ये मूव करेंगे तो नीचे लेटर सपोज आपके जो भी सॉइल वगैरह, जो भी लैंड वगैरह होगा, उसको भी अपने साथ ले जाएंगे, रिमेंबर। सो विच, जैसे लेटर सपोज ये ग्लेशियर है, ठीक है, ये ग्लेशियर मूव करेगा, ठीक है। यहां पर लेटर सपोज आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर था, सॉइल वगैरह थी, अब ये इधर साइड मूव किया, ठीक है। तो इसने नीचे का जो स्ट्रक्चर था इसको भी अपने साथ ले गया, और फॉर एग्जांपल ये यहां पहुंच गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर तो हो जाएगा क्या, गड्ढा टाइप का हो जाएगा, रिमेंबर। क्या मैंने बोला कि ये लैंड सरफेस को भी इरोड करेगा, ठीक है। एक तरीके से जो नीचे सॉइल थी उसको बुलडोज एक तरीके से उसको भी निकाल लेगा, रिमेंबर, है ना। और इससे क्या होगा, एक तरीके से आप देखेंगे, अ ग्लेशियर इज अ लार्ज मास ऑफ आइस कंटिन्यूअसली मूविंग ओवर द लैंड सरफेस, रिमेंबर, विच टू इरोड द लैंडस्केप, जो लैंडस्केप को भी इरोड करता है बाय बुलडोजिंग सॉइल, रिमेंबर, सॉइल को, ठीक है, वो एक तरीके से हटाएगा यहां से, एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉइल रॉक बिलो, तो याद रखिए एक तरीके से एक्सपोज कर देगा इसको, ये एक गड्ढा यहां पर बन जाएगा। अब क्या होगा, गर्मियों के टाइम पे थोड़ा बहुत मेल्टिंग होगी यहाँ पर, ठीक है। अब यही ग्लेशियर याद रखिए जो डीप हॉलोज बना के चले गए, वो तो आगे निकल गए, रिमेंबर। एज द आइस मेल्ट्स, आइस मेल्ट करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पानी फिलअप हो जाएगा, और इन्हीं को हम कहते हैं ग्लेशियर लेक्स, याद रखिए। बड़ी ब्यूटीफुल लेक्स हैं, आप कभी जाएंगे माउंटेन एरिया तो आपको ग्लेशियर लेक्स देखने को मिलेंगी, वो कुछ इस तरह ही फॉर्म होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लेशियल मोराइंस, ये क्या होता है, अब मैंने भी आपको बताया, ये जो ग्लेशियर्स होते हैं दे कैरी मटेरियल, याद रखिए द मटेरियल कैरीड बाय द ग्लेशियर, वो क्या कुछ मटेरियल कैरी करते हैं, जैसे बिग स्मॉल सैंड सिल्ट, ये सब जो पार्टिकल्स हैं, रिमेंबर, तो वो क्या कहते हैं अपने साथ ले जाते हैं, रिमेंबर। और ले गए तो नीचे होल बन गया, तो वहां पे जो डग होल हो गया जिसमें आपके पानी भर गया तो लेक बन गई फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब यही मटेरियल जो ग्लेशियर्स हैं वो ले जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल सैंड सिल्ट ये सब ले जा रहे हैं, रिमेंबर, ठीक है। और एक जगह जाकर फॉर एग्जांपल इन्होंने इस तरह कुछ इस तरह डिपॉजिट कर दिया, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक तरीके से आपको बर्फ भी जमी मिल रही है, यहाँ पर आपको कुछ सेडिमेंट्स के भी डिपॉजिट आपको इस तरह दिख रहे हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ग्लेशियल मोराइंस, रिमेंबर। तो द मटेरियल कैरीड बाय द ग्लेशियर सच एज
सैंड सिल्ट ये सब, और इसको डिपॉजिट करते हैं एक जगह, इसी को हम कहते हैं ग्लेशियल मोराइंस। रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा था व्हाट आर ग्लेशियल मोराइंस। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब लास्ट जो है वर्क ऑफ विंड, विंड के थ्रू कौन से वर्क, किससे क्या क्या लैंडफॉर्म्स क्रिएट होता है। अब मेरे सामने देख रहे होंगे, अगर आप डेजर्ट एरिया में जाएंगे, रिमेंबर, ठीक है, डेजर्ट में आप देखेंगे मेन एजेंट जिसकी वजह से ये इरोजनल एक्टिविटी और डिपोजिशनल एक्टिविटी होती है, वो होती है विंड। रिमेंबर, सो एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन द डेजर्ट इज व्हाट, दैट इज विंड। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है। लेट अस सपोज इन डेजर्ट्स रॉक आर प्रेजेंट इन द शेप ऑफ मशरूम। अब आप कहेंगे ये क्या है, इनको मशरूम रॉक कहते हैं। कहने का मतलब विंड फ्लो कर रही है, ठीक है। अब आप नीचे देखिए, ठीक है, और ऊपर देखिए, यहां दोनों में देखिए, ठीक है। यहां पर क्या है आपका, ये यहां पर क्या होता है, जिस तरह विंड फ्लो कर रही है तो ये नीचे वाला जो पोर्शन रहता है उसमें ज्यादा इरोजन देखा जाएगा कंपेयर टू अबव पोर्शन, ठीक है। उसके तो कुछ इस तरह का आपको शेप दिखेगा, इसको मैं मशरूम रॉक्स कहता हूं। रिमेंबर, कहने का मतलब विंड इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक, लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक को इरोड कर देते हैं मोर देन द अपर पार्ट, ठीक है। अपर पार्ट से ज्यादा, याद देखिए, लोअर सेक्शन को इरोड कर देते हैं। ओके, देयरफॉर सच रॉक्स हैव अ नैरोअर बेस एंड अ वाइडर टॉप। तो आप देख रहे हैं जो बेस है वो नैरोअर है और जो ऊपर वाला है वो क्या है, वाइडर है। रिमेंबर, ठीक है, तो ये आपको रखना है। तो इन डेजर्ट्स रॉक्स आर प्रेजेंट, और इसी शेप को हम कहते हैं मशरूम रॉक्स। तो याद रखिएगा, व्हाट आर दीस मशरूम रॉक्स। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया, मशरूम रॉक मैंने एग्जांपल दिखा दिया आपको, ठीक है। अब यही जब विंड ब्लो करती है डेजर्ट एरिया में, रिमेंबर, इट लिफ्ट और ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी प्लेस वो सैंड को ले जाती है। रिमेंबर, व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग द सैंड फॉल्स एंड गेट डिपॉजिटेड इन लो हिल। क्या बोला मैंने, व्हेन इट स्टॉप ब्लोइंग, जब वो ब्लो नहीं करती है, रिमेंबर, ठीक है, स्टॉप करेंगी तो सैंड जो थी कैरी करती उसको फॉल आउट करेगी और डिपॉजिट कर देगी, और लो हिल टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। आई होप आपने वो देखा, अलादीन वगैरह देखा होगा, तो आपने सैंड ड्यून्स बहुत सारे देखे होंगे, कार्टून सीरियल्स में आते थे। रिमेंबर, ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, दैट आर सैंड ड्यून्स। तो ये जो स्ट्रक्चर बन जाते हैं इनको हम सैंड ड्यून्स कहते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब याद रखिए, जब ये सैंड ड्यून्स बन रहे, जो हवा थी, विंड थी, जो सैंड पार्टिकल्स लेके जा रही थी, लेट अस सपोज जब तक सैंड का जो ग्रेन्स है, रिमेंबर, बहुत फाइन है, बहुत फाइन पार्टिकल्स लेके जा रही है, रिमेंबर, है ना, और लाइट पार्टिकल्स है ना। विंड कैन कैरी फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, और बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक उसको कैरी कर पाई क्योंकि बहुत फाइन पार्टिकल्स थे। ओके, और ये सच सैंड जब आगे चल के डिपॉजिट करेगा एक बड़े एरिया में, रिमेंबर, उसको कहते हैं हम लॉइसेस। याद रखिएगा, क्या कहते हैं उसको, लॉइसेस कहते हैं। ये देखिए, ये अगर आप चाइना में देखेंगे, आप गूगल आउट करेंगे, ये देखिए किस तरह का पूरा लैंडफॉर्म क्रिएटेड है। इसको एग्जाम्पल में लार्ज डिपॉजिट ऑफ लॉइसेस इज फाउंड इन चाइना। रिमेंबर, तो आप चाइना में देख सकते हैं किस तरह लार्ज लॉइसेस आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो यहां पर हमारा जो चैप्टर था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। आपको मैंने सब कुछ पढ़ाया, एंड में हमने वेरियस लैंडफॉर्म्स भी देख लिए, वाटर के थ्रू क्या क्या बन रहे थे, फिर हमने देखे रिवर के थ्रू क्या क्या बन रहे थे, ग्लेशियर के थ्रू क्या क्या है, विंड के थ्रू क्या क्या है, हमने सारे टाइप के जितने भी लैंडफॉर्म्स क्रिएट हुए थे, ठीक है, वो मैंने आपको सब कुछ बता दिए हैं। ओके, कोई डाउट क्वेरी आप हमको डायरेक्टली इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।